चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सभी भी अच्छे होंगे। क्लियर? तो चलिए, अब फिर हम आपके सामने वेव ऑप्टिक्स का दूसरा क्लास लेके आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम हाइजन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ना चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हाइजन प्रिंसिपल। तो चलिए, हाइजन प्रिंसिपल, तो ये आपका हो गया हाइजन प्रिंसिपल। क्लियर? तो इसे हम लोग कहते हैं हाइजन का सिद्धांत। ये हो गया हाइजन का सिद्धांत। चलिए, इसके पहले हम लोग देखे थे वेव फ्रंट तरंगाग। तो वेव फ्रंट के बारे में आप अच्छी तरीके से सीख गए थे। और इसके बाद हम हाइजन प्रिंसिपल को देखते हैं, जो चलिए बहुत इजी प्रिंसिपल में गिनती आता है। तो हाइजन साहब ने दो प्रिंसिपल दिया ऑन द बेसिस ऑफ लाइट वेव, कि प्रकाश तरंग के आधार पर दो लॉ दिया। और उसी दो लॉ के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये दोनों लॉ क्या है। तो जैसे आप देखो, यहाँ पर ये एक आपका लाइट सोर्स है, और आप जानते हो कि कहीं भी अगर पॉइंट सोर्स होता है तो लाइट वेव क्या होता है, लाइट वेव स्फेरिकल वेव के रूप में आगे बढ़ती है। तो ये आपका लाइट वेव इस तरीके से, जैसे आप देखो यहाँ पर, ये आपका एक स्फेरिकल वेव है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, और इस स्फेरिकल वेव फ्रंट के रूप में ये आगे बढ़ती है। चलिए, हम इसको एक नाम भी दे देते हैं। ये नाम आपका हो गया AB। अब इस वेव फ्रंट पर जितने भी पार्टिकल हैं इस तरीके से, तो ये आपके जितने भी पार्टिकल हैं, ये सारे पार्टिकल क्या करते हैं, तो हाइजन हमें कहता है कि प्रत्येक वेव फ्रंट के पास एक नया वेव फ्रंट बनाने की क्षमता होती है, कि एवरी वेव फ्रंट हैज़ एबिलिटी टू मेक ए न्यू वेव फ्रंट। इसका मतलब क्या हुआ, अब इस पर जितने भी ये पार्टिकल हैं एक नया वेव फ्रंट बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये आपका एक नया वेव फ्रंट बना, ये आपका एक नया वेव फ्रंट बना। अब बात ये आती है, तो इस पर ये जितने भी पार्टिकल थे, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम प्राइमरी वेव फ्रंट कहते हैं। और इतने जितने भी पार्टिकल आप मानोगे, जितने भी पार्टिकल हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसे हम सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट। तो सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं, और जो आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाता है। अब अगेन क्या होगा, अब यहाँ भी जितने भी पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे कि फिर ये जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट प्राइमरी बन जाता है। अगेन ये आपको इस तरीके से सेकेंडरी वेव बना देते हैं। तो सेकेंडरी वेव बना देते हैं, इसे आप नाम दे सकते हैं A1 B1, इट इज़ A2 B2। अगेन क्या होगा, अगेन आपका ये जो है, इसके जितने भी पार्टिकल हैं, ये फिर ये सेकेंडरी वेवलेट बनेंगे। मतलब ये प्राइमरी था तो ये सेकेंडरी बना, फिर ये सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी बन जाता है, फिर वो सेकेंडरी बना देता है, टर्शियरी नहीं बनता है। तो अगेन ये प्राइमरी हुआ, ये सेकेंडरी हुआ, फिर क्या होगा, ये प्राइमरी होगा, आगे जो बनेगा वो सेकेंडरी होगा। क्लियर? इसे ही अगर आप लीनियर के रूप में देखो, तो लीनियर के रूप में भी ये आपको इस तरीके से नज़र आएगी, दिस वन। तो ये आपको क्या हो गया, लीनियर हो गया, जिसे आप ले सकते हो, इट इज़ AB। ये क्या हो गया, A1 B1, इट इज़ A2 B2, A2 B2। बाकी ये सारे आपको ये पार्टिकल दिखा रहे हैं। क्लियर? ओके। अब बात आती है दूसरी लॉ की। पहला लॉ तो आप समझ गए होंगे कि एवरी वेव फ्रंट हैज़ एबिलिटी टू मेक न्यू वेव फ्रंट, कि प्रत्येक वेव फ्रंट क्या करता है कि एक नया वेव फ्रंट बनाने की क्षमता रखता है। तो ये चलिए, ये पहला लॉ हुआ कि एवरी वेव फ्रंट has ability to make new wave front। क्लियर? कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक तरंगाग नया तरंगाग्र बनाने की
नया तरंगाग्र बनाने की क्षमता रखता है, या आप बोल सकते हो बनाता है। अब कहता है टू मेक एवरी वेव फ्रंट, कि प्रत्येक वेव फ्रंट को बनने में लगा समय भी बराबर होता है। क्योंकि आप जानते हो कि अगर मीडियम सेम है और ये लाइट फैल रही है तो टी टाइम में अगर ये यहाँ से यहाँ जाएगी तो ये भी यहाँ से यहाँ चली जाएगी, तो स्वाभाविक है टाइम तो बराबर ही लगेगा। तो एवरी जितने भी वेव फ्रंट हैं उसे बनने में लगा समय भी क्या होता है, तो लगा समय भी बराबर होता है। क्लियर? और इसी को हम लोग जानते हैं हाइजन प्रिंसिपल के नाम से। ओके, क्लियर? तो चलिए, हाइजन प्रिंसिपल हमें मात्र दो चीज़ बोल रहा है। सबसे पहला क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वेव फ्रंट एक नया वेव फ्रंट बनाता है, प्रत्येक वेव फ्रंट एक नया वेव फ्रंट बनाता है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि प्रत्येक वेव फ्रंट के एक वेव फ्रंट के जितने भी पार्टिकल हैं वो सेकेंडरी वेव फ्रंट का स्रोत होता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट का स्रोत होता है। नेक्स्ट टाइम ये कहता है कि टू मेक एवरी वेव फ्रंट, टू मेक, तो टू मेक एवरी वेव फ्रंट, टू मेक एवरी, टू मेक एवरी वेव फ्रंट इट टेक्स इक्वल टाइम, टू मेक एवरी वेव फ्रंट इट टेक्स इक्वल टाइम, कि प्रत्येक तरंगाग्र को, प्रत्येक तरंगाग्र को बनने में लगा समय, प्रत्येक तरंगाग्र को बनने में लगा समय बराबर होता है, प्रत्येक तरंगाग्र को बनने में लगा समय बराबर होता है। तो इसी को हम लोग हाइजन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। अब अगर बेसिक पॉइंट्स पे आप ध्यान दें कि हाइजन ने क्या क्या कहा। हाइजन ने आपसे ये कहा कि सबसे पहले तो जो भी आपका वेव फ्रंट है प्राइमरी जिसको आप बोल रहे हो, तो प्राइमरी पर जितने भी कण हैं वो सेकेंडरी वेव फ्रंट का स्रोत होता है, जिसके आधार पर उन्होंने लिखा कि प्रत्येक वेव फ्रंट दूसरा वेव फ्रंट बनाने की क्षमता रखता है। दूसरा लाइन इन्होंने बहुत सिंपल लाइन कहा कि प्रत्येक वेव फ्रंट को बनने में लगा समय बराबर होता है। क्लियर? अब बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपने वेव थ्योरी के आधार पर, तरंग सिद्धांत के आधार पर रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी प्रूव कर दिया, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी प्रूव कर दिया। तो चलिए इसको जस्ट आप लिखें, इसके बाद हम आगे देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। क्लियर? प्लीज राइट। ओके, कंप्लीट। तो चलिए ये आपका हुआ। नाउ हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ओके, अब आप देखो यहाँ पर, तो ये हो रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो ये हुआ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, मतलब तरंग सिद्धांत के आधार पर, कि तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन। आप देखो यहाँ पर वेव लाइट के द्वारा हमें क्या प्रूव कर देना है? रिफ्लेक्शन को प्रूव कर देना। और आप पढ़े हुए हैं कि रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं। सबसे पहला नियम था द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक तल में होते हैं। लेकिन दूसरा क्या था? दूसरा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और यहाँ भी हम यही करेंगे कि इस आई को आर के बराबर प्रूव कर देंगे। क्लियर? इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक प्लेन मिरर लेते हैं। तो चलिए ये हमने एक प्लेन मिरर ले लिया, ये आपका एक प्लेन मिरर है। ओके, चलिए ये आपका एक प्लेन मिरर है। चलिए जिसका एक नाम भी दे देते हैं, ये आपका है M1 M2। क्लियर?
अब इस M1 M2 पर एक हम प्राइमरी वेव फ्रंट लेते हैं। तो चलिए ये हमने एक प्राइमरी वेव फ्रंट लिया जिसका नाम क्या है, AB। और ये भी आप जानते हो कि वेव फ्रंट के लाइट जो ट्रैवल करती है, आगे बढ़ती है, वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर चलिए हम तीन रे को ले रहे हैं। एक रे आपका ये हुआ, दूसरा रे ये हुआ और तीसरा रे आपका ये हुआ। इस तरीके से हमने 1 2 3 रेज लिया जो क्या है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है। अब आप यहाँ पर गौर से देखो, सबसे पहले तो क्या होगा, यहाँ से लाइट टी समय में मान लेते हैं कि ये यहाँ पर पहुँच गई। अब अगर यहाँ पर पहुँच गई तो लाइट का स्पीड तो आप जानते हो वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए जिसको हम c मान लेते हैं, इसका मतलब है ये दूरी कितनी हो जाएगी, c × t। तो ये b से कहाँ पहुँच गया, b से a डैश पे पहुँच गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर जो एक किरण एक आई थी, एक नंबर 1, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि मिरर है। और रिफ्लेक्शन अगर होगा, परावर्तन अगर होगा तो यहाँ पर ये अविलंब बनेगा। अगेन आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ भी आपका अविलंब बनेगा। ओके, अब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। तो ये तो प्राइमरी वेव फ्रंट है। अब हाइजन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, हाइजन प्रिंसिपल हमें कहता है कि इस पर जितने भी पार्टिकल हैं वो सेकेंडरी वेव फ्रंट का स्रोत है। इसका मतलब सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाएगा। अब यहाँ से लाइट, B से लाइट t समय में कहाँ पहुँच गई, A डैश पर। इसका मतलब है A से भी तो लाइट t समय में कहीं जाएगी। तो चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि A से लाइट t समय में यहाँ पहुँच गई। तो ये आपका पहुँच गया कहाँ पर, B डैश पर। और ये जो आपको बना, ये आपका नया वेव फ्रंट बन गया जिसका नाम क्या हो गया, A डैश B डैश। अब अगेन अगर B A डैश आपको C × t है तो A B डैश बराबर भी क्या हो जाएगी, C × t, क्योंकि ये भी तो t समय में ही तय की गई दूरी है। अगेन अब चलो हम I के बारे में सोचते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग कहते हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के कोण को, आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आप गौर से देखो कि ये अगर आपका ये लाइन और ये लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये 90 - i होगा। ये आपका कितना होगा, तो ये हुआ 90 - i। और ये देखो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये 90 - i है, तो ये एंगल आपको क्या मिलेगा, इट इज आल्सो i। निश्चित समझ गए होंगे, तो ये i हुआ। अगेन आप देखो यहाँ पर कि ये लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट की, तो ये एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। और वो अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका होगा r। क्लियर। इसी तरीके से ये तीसरी लाइट भी इस तरीके से आएगी और ये आपका इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर। तो ये 3 लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, ये आपको 1 हो गया, ये आपको 2 हुआ, ये आपको 3 हो गया। क्लियर। तो ये था आपका रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। निश्चित फिगर को समझ गए होंगे। चलिए अब चलो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझा के लिख देते हैं। क्लियर। तो ये कहता है सबसे पहली बात कि M1 M2 ये क्या है आपका, इज ए M1 M2 इज ए प्लेन मिरर। ये आपका एक प्लेन मिरर है। क्लियर। बात समझ रहे हैं। ए वेव फ्रंट AB is incident on कहाँ पर, प्लेन मिरर, इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर। क्लियर। 1 2 3 यहाँ पर 3 रे हम लिए हैं, 1 2 3 R3 परपेंडिकुलर रेज इंसिडेंट ऑन AB, मतलब वेव फ्रंट AB। क्लियर। अगेन देखो फ्रॉम हाइजन प्रिंसिपल तो फ्रॉम हाइजन प्रिंसिपल
every point of AB, every point of AB is a source of किसका? सेकेंडरी, is a source of secondary wave front, is a source of secondary wave front. Clear? कि the light wave reach to A dash from B in time t. तो इस तरीके से ये आप देखो यहाँ से बी ए डैश, तो ये बी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका? सी इंटू टी। बी ए डैश बराबर क्या निकल गया? सी इंटू टी। अगेन हम लिख सकते हैं कि इन द सेम टाइम द reflected ray from A reach to B dash in time t, कि मतलब उसी समय में आपका जो लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट है वो ए से कहाँ पहुँच जाता है? बी डैश। तो देयरफॉर आप यहाँ पर लिख सकते हो ए बी डैश बराबर भी क्या हो गया? सी इंटू टी। एंड ए न्यू वेव फ्रंट, तो न्यू वेव फ्रंट ए डैश बी डैश इज फॉर्म्ड, न्यू वेव फ्रंट ए डैश बी डैश इज फॉर्म्ड। क्लियर? तो ये आपका था कि हमने नया एक वेव फ्रंट तक पहुंच गया कि ए डैश बी डैश एक नया वेव फ्रंट बना। इससे आगे तो प्लीज राइट, पहले यहाँ तक आप लिख लो, तो वेव फ्रंट इज फॉर्म। क्लियर? ओके, कंप्लीट। तो आपका उम्मीद करते हैं ये कंप्लीट हो गया होगा। क्लियर ना? चलो अब हम इसे फिर हिंदी के रूप में लिखते हैं। क्लियर ना? देखो आप, अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि M1 M2 ये क्या है आपका? तो M1 M2 एक समतल दर्पण है। क्लियर? एक तरंगाग्र AB दर्पण पर आपतित होती है। तीन लंबवत किरण 1 2 3 तरंगाग्र AB पर आपतित होती है। तरंगाग्र AB पर आपतित होती है। हाइजन के अनुसार तो हाइजन के अनुसार AB का प्रत्येक कण सेकेंडरी वेव फ्रंट का क्या होता है? तो सेकेंडरी वेव फ्रंट का स्रोत होता है। क्लियर? प्रकाश तरंग टी समय में, तो ये आपका हो जाएगा कि प्रकाश तरंग टी समय में कहाँ से? बी डैश से ए डैश पर पहुंच जाती है, कि बी डैश से ए डैश पर पहुंच जाती है। तो ये आपको मिल जाएगा बी से ए डैश पर
पहुंच जाती है, तो B से A डैश पर पहुंची, तो ये बी ए डैश बराबर क्या हो गया, C इंटू टी, C इंटू टी। इसी समय में इसी समय में परावर्तित किरण, इसी समय में परावर्तित किरण A से कहाँ पहुंच जाती है, B डैश पर पहुंच जाती है। A डैश से A से B डैश पर, A से B डैश पर पहुंच जाती है। A से B डैश पर पहुंचती है, तो ये AB डैश, तो AB डैश बराबर भी क्या हो गया, C इंटू टी। अतः तो ये आपका हो गया, अतः नया तरंगाग्र A डैश B डैश बन जाता है, A डैश B डैश बन जाता है। तो ये चलिए, जैसे सबसे पहले हमने आपको पहले इंग्लिश में लिख दिया और फिर आपके लिए हमने हिंदी में लिखा। तो चलिए पहले आप इसको राइट करें, बाकी अगर आप पीछे छूटते हो तो हम ये भी बताए थे आपको कि प्लीज़ आप पॉज करके लिख सकते हैं। क्लियर। तो अब देखो हम इस तरीके से इसके थ्योरी को कंप्लीट किए। क्लियर। और जब मेरा ये थ्योरी कंप्लीट हो जाता है और आप अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, तो फिर आगे हमको क्या करना है, आगे देखो हमें प्रूव करना है I इज इक्वल टू R। और जब हम I इज इक्वल टू R प्रूव करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो उसके लिए चलो हम दो ट्रायंगल लेते हैं। जैसे देखो पहला ट्रायंगल मेरा है कि फ्रॉम, तो ये आपका हो जाएगा कि फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ए डैश, तो ये आपका हो गया ए बी ए डैश एंड ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश, तो ये आपका हो गया ए बी डैश ए डैश। ये दोनों ट्रायंगल हमने लिया। अब दोनों ट्रायंगल में आप देखो कि क्या क्या बराबर है। ये 90 डिग्री है यहाँ पर, ये भी 90 डिग्री है अगेन। तो सबसे पहले तो आप देखो कि ए डैश दोनों ट्रायंगल में है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल में है तो ये क्या हो गया, कॉमन, मतलब दोनों ट्रायंगल में है। अगेन आप देखो यहाँ से ए बी डैश, तो ये आपका हो गया ए बी डैश बराबर किसके है, बी ए डैश के। ए बी डैश ये बराबर किसके है, बी ए डैश के। क्लियर। ओके, तो ये दोनों भी बराबर हो गया। तीसरा अगर आप गौर करो तो तीसरा आप देखोगे कि एक एंगल भी बराबर है, तो ये आपका एक एंगल आपका हो गया एंगल ए बी ए डैश, तो ये आपका हो गया एंगल ए बी ए डैश, और ये एंगल बराबर आपको मिल रहा है ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर आपको दो साइड और एक एंगल बराबर मिल रहे हैं। तो दो साइड और एक एंगल जब बराबर मिल रहे हैं, तो आप ये सब पढ़े हो SAS, मतलब साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से क्या हुआ, ये कहता है कि बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों त्रिभुज आपके क्या हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ I इज इक्वल टू R, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होता है, जो परावर्तन का नियम है कि विच इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपका हो गया विच इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो परावर्तन का नियम है। और इस तरीके से हम ये प्रूव कर देते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। क्लियर। तो रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ओके, चलिए एक बार और इसे हम समझने की कोशिश करते हैं अच्छी तरीके से। क्लियर। चलिए गौर से सुनना, हम ये आपको बोलने जा रहे हैं कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन को प्रूव करने के लिए हम एक प्लेन मिरर लेते हैं, समतल दर्पण लेते हैं। तो M1 M2 क्या है आपका, एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर पर एक आपका AB एक वेव फ्रंट है जो इंसिडेंट होती है। क्लियर। अब वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर आपका लाइट वेव चलेगी, तो इस पर हमने 1 2 3
3 लंबवत किरण लिए, परपेंडिकुलर रेज लिए, जो वेव फ्रंट पे इंसिडेंट हुआ। क्लियर? अब हम जानते हैं हाइजेन प्रिंसिपल से हम जानते हैं कि प्राइमरी वेव फ्रंट का प्रत्येक पार्टिकल सेकेंडरी वेव फ्रंट का स्रोत होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट है वो सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाएगा। जब वो बनाएगा तो यहाँ से देखो ये लाइट 3 नंबर लाइट B से T समय में कहाँ पहुँच जाती है, A' पर पहुँच जाती है। और जब ये T समय में A' पर पहुँचती है तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी C × T। ओके, अगेन उसी टाइम में यहाँ से ये लाइट अब रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर ये प्लेन मिरर पर इंसिडेंट हो गई थी, अब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसी टाइम में ये A से कहाँ पहुँच जाती है, B' पे पहुँच जाती है। तो ये AB' बराबर भी क्या हो गया, C × T। अगेन अब आप देखो यहाँ से एंगल के बारे में, तो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, दोनों के बीच का कौन हो गया, I। ये अगर I हुआ तो इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये 90 - I होगा, और ये लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अगेन ये एंगल क्या मिल गया आपको, I। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ आपका रिफ्लेक्शन को हम दिखा रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये फ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का कौन क्या हुआ, R। इसी प्रकार से जिस तरीके से आपने I को देखा तो ये R है, तो ये 90 - R हो जाएगा, और ये पूरा R हो गया, तो ये बन गया R। क्लियर? बाकी जिस तरीके से हम भाषा को लिखते हैं उस तरीके से आप समझ गए हो। इसके बाद 2 ट्रायंगल लेंगे, AB A' और दूसरा ट्रायंगल हुआ AB' A'। A दोनों ट्रायंगल में है। फिर आप देख रहे हो कि AB' B A' के बराबर है, तो दोनों C × T। और ये एंगल AB A' और एंगल AB' A' दिए, दोनों एंगल भी बराबर है। तो इसका मतलब हुआ साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है कि एंगल I क्या है, एंगल R के बराबर है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरीके से सीखे होंगे रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। आज हमने 2 टॉपिक को कवर किया, एक था आपका हाइजेन प्रिंसिपल और दूसरा था आपका रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। चलिए, तो इसी तरीके से अच्छी तरीके से समझते रहें, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और अपने इस प्यारे से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।